महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। सीधा सवाल का रुख करें उससे पहले हेडलाइंस। सौरव गांगुली के ट्वीट से मची सनसनी। ट्वीट कर कहा, कुछ नया करने जा रहा हूं, आगे लोगों की भलाई के लिए करूंगा काम। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हुए आतंकी हमलों की निंदा की। कहा, आज कश्मीरी पंडितों के साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। अयोध्या में अब राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब। सरकार ने सभी दुकानों के लाइसेंस रद्द किए। स्मृति ईरानी के आरोपों पर बोले सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए। कानपुर में केसर पान मसाला के दफ्तर में आयकर का छापा। हरीश मतीजा के दफ्तर में छापा। दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। चलिए अब सीधा सवाल का रुख कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर सवाल दागा, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही कहा है कि भ्रष्टाचार करना देश के साथ गद्दारी करना है। ऐसे में वो सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारी को बचाकर क्या देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज करप्शन के चार्ज में सत्येंद्र जैन मुख्य आरोपी हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को पद पर बना रहना चाहिए? इस मुद्दे पर बीजेपी आप में क्या कुछ वार पलटवार चल रहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे, सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। और केजरीवाल के इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है पलटवार करते हुए, वो भी सुनिए। साल 2016 में केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे, न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने
21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की। अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा 5वां प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? जेजे आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है, मेरा 6ठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में, बेनिफिट में आया? मेरा 7वां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा 8वां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड हैं चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा 9वां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? यह प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से केजरीवाल से उन्होंने 10 प्रश्न दाग दिए हैं, उनको घेरने की कोशिश की है,
सत्येंद्र जैन के मामले में स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन दिल्ली के, और उन पर जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया है 16 करोड़ 39 लाख रुपए का, उसको लेकर के घेरने की कोशिश की गई है। उस पर अब बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। केजरीवाल हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से ही केजरीवाल राजनीति में आए और उन्होंने दिल्ली की कुर्सी संभाली। और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधा सवाल में हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनूप जी हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ नावेद शिको जी हैं, आपका भी स्वागत है। सीधा सवाल मेरा अनुज शुक्ला से। अनुज जी, इतना बड़ा इल्जाम, कार्रवाई कब होगी सत्येंद्र जैन पर? देखिए, ये जो मामला है ये वर्ष 2010 से लेकर 2016 के बीच का है। इस मामले की जांच ऑलरेडी ईडी कर रही थी। ईडी ने 2016 में इस पे मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसने सीबीआई से भी जांच करने की बात कही और करीबन 8 से 10 बार सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया और जांच जैसे चलती वैसे चल रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जांच के दौरान एक भी आज 8 सालों में ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ईडी अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती। उस जांच में ये कह सकती कि ये मुख्य आरोपी नहीं, मुख्य आरोपी इनके ऊपर आरोप तय होने चाहिए। लेकिन ईडी 2016 से लेकर जब से एफआईआर दर्ज है और आज तक इस मामले में केवल जांच के नाम पर आम आदमी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न करती आई है। दूसरी बात, आपने कहा कि इतना महत्वपूर्ण मामला है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जैसा कि मैंने बताया कि कार्रवाई करने में आम आदमी पार्टी किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे दल से बहुत ऊपर है। और ये उदाहरण हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का पंजाब में आप देख चुके हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्री पर कोई आरोप लगाता है तो हमको तनिक भी देर नहीं लगी उसको बर्खास्त करने में, कार्रवाई की मांग करने में और अपने ही मंत्री को तो दिल्ली में क्या दिक्कत है सर? नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जो जांच हो रही है ये पिछले 8 सालों से होती चली आ रही है और ये जांच आज इसलिए खुली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाली विधानसभा में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश खिसकता हुआ नजर आ रहा है और सत्येंद्र जैन जी को वहां का प्रभारी बनाया गया है। उनको ये पता है कि प्रभारी सत्येंद्र जैन जी अगर बनेंगे तो आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसा पंजाब में करके आई है, जैसा दिल्ली में कर इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप भी देखे होंगे कि पूर्व में सत्येंद्र जैन जी नहीं और भी केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो और चाहे आम आदमी पार्टी के कई विधायक हो, उनके यहाँ ईडी के छापे, इनकम टैक्स की जांचें, सीबीआई की जांचें, रिपोर्टें, एफआईआर हुई। उनकी चार्जशीट में नाम आया, उनकी चार्जशीट में नाम आया लेकिन एक भी साक्ष्य नहीं आया। जांचों उपरांत क्या निकला कि केजरीवाल जी ईमानदार व्यक्ति हैं, मनीष सिसोदिया जी ईमानदार व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने मुकदमे पूर्व में दर्ज किए वो ईमानदार निकले। और आप इस बात का विश्वास करिए, आपके कैमरे के सामने, आपके सामने मैं एक बात कह रहा हूं कि जब जांच पूरी हो जाएगी आपको भी दिखाई पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जो 8 सालों में ये एक भी साक्ष्य नहीं ला पाए, आगे भी नहीं ला पाएंगे। 2010 से लेकर 16 का मामला है, 16 करोड़ 39 लाख रुपए का मामला है। आप कह रहे हो 200 बीघा जमीन का मामला है, लेकिन अभी तक आप वो कह रहे हैं कि जमीन खरीदी गई उस पैसे से। नहीं, वही तो 16 करोड़ उसका जो लोन था। जी जी जी, वो आपने, इनका कहना है कि 4 सेल कंपनियां बनाई जी,
4 सेल कंपनियों ने आगे की सेल कंपनियों को वो ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड किया। जी जी, मैंने इसमें विधिवत पढ़ा है जी। और जब आगे फॉरवर्ड किया तो एक बात बताइए, हर कंपनी अपना रिटर्न फाइल करती है जी। हर कंपनी अपना ब्यौरा फाइल करती है। अगर ब्यौरा नहीं फाइल करती उसको पेनल्टी लगती है, उसकी जांच होती है। ये 2010 से लेकर 16 के बीच के कुल मिलाकर सर आप ये कह रहे हैं बीजेपी इस मामले को इसलिए ईडी को पीछे लगा दिया गया क्योंकि हिमाचल में आपने वहां पर, अगर मुझे बीजेपी ये उसी तरह है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये वही काम कर रही है जैसे कि अगर आप गब्बर सिंह से कहें कि अहिंसा पे प्रवचन दे दीजिए, अच्छा। जैसे आप रावण से कहें कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, अच्छा। और आप उसी तरह की भारतीय जनता पार्टी की शैली है। अगर जांच पे उनको हम पे आरोप था तो बताते हमारे गृह राज्य मंत्री जिन्होंने खुले मंच पे किसानों को धमकी दी, खुले मंच पे किसानों को भला बुला कहा, उनके लड़के के ऊपर किसानों की हत्या के आरोप हैं, क्या हुआ उनका? क्या वो अपने पद से बर्खास्त हुए? क्या उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाला? क्या मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई करी? अनूप जी, अनूप अवस्थी जी, आपका रुख करना चाहूंगा, आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए सर, हिमाचल का वहां पे उन्हें इलेक्शन का प्रभारी दे दिया गया, इलेक्शन का चार्ज उन्हें सौंप दिया गया, इसलिए आपने ईडी लगवा दी, फिर से उसी फाइल का जिक्र खुलवा दिए, फिर से जांच शुरू करवा दी आपने सर, आरोप है आप पर। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स या भारतवर्ष की कोई अदालत अगर किसी की पेशी करे, किसी को बुलाए, किसी को जांच करे, तो एक बहुत सीधा सा फंडा है। आम आदमी पार्टी नहीं, कोई भी राजनीतिक दल हो जो बीजेपी गैर राजनीतिक दल है। पीसीआर आवाज बढ़ाएं, ऑडियो लेवल बढ़ाएं प्लीज। अनूप जी का आवाज आ रही? हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ी कम आ रही है आपकी आवाज, कम पहुंच रही है हम तक, आवाज बढ़ाई जाए। हाँ जी बोलिए अनूप जी। इस देश के अंदर हाँ जब भी किसी नेता के खिलाफ जांच हो, आम आदमी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कि साहब ये फला स्टेट में चुनाव है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है। सीबीआई क्या अपना काम न करे? अभी इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 2010 में ये मामला चल रहा है। 2010 में सरकार किसकी थी? 2010 के बाद 11 में किसकी थी, 12 में किसकी थी, 13 में किसकी थी? और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 16 से ये जांच शुरू हुई और 19 में खत्म हो गई। तो कहाँ खत्म हो गई? कौन सी क्लीन चिट दे दी गई? किस मामले में इनको बरी कर दिया गया? भारत की संवैधानिक संस्थाएं जब तक कोई पूरा प्रमाण एकत्र नहीं कर लेती तब तक एक बार नहीं दर्जनों बार लोगों को बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है, फिर उनको छोड़ती है। ये कोई नई बात चीज नहीं की है। समय सीमा भी तो होनी चाहिए। अगर आप 2016 से जांच कर रहे हैं, कोई प्रमाण पे नहीं निकले और आपने चुनाव के पूर्व में कहा कि ये आरोपी है, तो क्या ये उचित होगा? अनुज जी बात पूरी कर लीजिए जी। ये बिल्कुल डिबेट का गलत तरीका है। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए अनूप जी। इसके बाद अनुज जी अपनी बात ठीक रखें। ठीक ठीक, अपनी बात पूरी कीजिए। 16 से लेकर 19 तक इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। पंजाब में चुनाव था, क्या उस समय ईडी ने इनको बुला लिया? क्या इस भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी स्टेट में चुनाव होता है, और क्या प्रत्येक वर्ष जब इस स्टेट में चुनाव होता है तो ईडी अपनी जांच न करे कि साहब हिमाचल में चुनाव है, सीबीआई अपनी जांच न करे कि हरियाणा में चुनाव है, इनकम टैक्स अपनी जांच न करे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी। ये किस तरीके की बातें ये कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मतलब देश के साथ गद्दारी। तो दिल्ली की कोर्ट ने भी उनको तलब किया। इसके बाद ईडी ने जो जांच में आया कि 16 करोड़ 39 लाख रुपया जिसको ये कह रहे हैं कि वो बहुत पैसा है, तो खुद एक्सेप्ट किया है मनी इनके
सत्येंद्र जैन जी ने और अरविंद केजरीवाल ने 2019 में ये कहा था कि साहब उस पर टैक्स लगा दीजिए। अगर वो उनका पैसा नहीं है, अनलीगल पैसा नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, तो क्यों कहा गया? ये अनेकों प्रश्न चिन्ह है। 200 बीघा जमीन दिल्ली में किस जगह पर खरीदी गई, ये जांच का बिंदु है। जो वहां पर एक अनएथराइज्ड कॉलोनियां थी, वहां पर 200 बीघा जमीन खरीदी गई और उसके बाद उन कॉलोनियों को रेगुलाइज इसलिए किया गया कि जो सस्ते में औने पौने जमीन खरीदी गई, उस जमीन का कीमत जब वो कॉलोनियां रेगुलाइज होंगी तो बढ़ जाएगी। और अनुज जी कह रहे हैं जो किसने खरीदी? ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग जी, ये ईमानदारी का ढोंग। और ये कहते हैं पंजाब में हमने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। अनुज जी, पंजाब में मंत्री इसलिए बर्खास्त हुआ कि जब सरकार बनी और जिस तरीके का भ्रष्टाचार शुरू हुआ और उस भ्रष्टाचार का पैसा अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। और ये तो आपने नया आरोप लगा दिया सर। ये भी एक दिन जांच में आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा सकती है क्योंकि मायावती जी के साथ इनकी साठगांठ है। इनको पता है कि मायावती द्वारा चुराया हुआ जैसा भी पैसा है तो कैसे बचाया जा सकता है, कैसे संरक्षण दिया जा सकता है। आ रहा हूँ आपके पास। अगर राजनीतिक रूप से ये आरोप सही है तो क्या मायावती पे, मुलायम जी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूरा कर लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। आरोप कि केजरीवाल उसको जवाब दे दीजिए। 1 रुपए का सीबीआई ने जांच करी। आप अगर बहुत पास साहब है, आप भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करके पार्टी बनाए हैं, तो पुरानी बातों को कुरेदने के वो मत करिए। अनुज जी, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जांच करी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी की जांच करी, ठीक है। जांच में क्या नारद शिको हमारे साथ, उनका रुख करना चाहूंगा, अभी उनको मैंने वक्त नहीं दिया। अनूप जी ठीक है, आता हूँ अनूप जी आपके पास। रुकिए जी, एक सेकंड, एक मिनट टाइम दीजिए। आपने अनुज जी को बोलने दिया, मैंने नहीं बीच में इंटरप्ट। सर आपको भी टाइम दिया है बराबर। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके का षड्यंत्र इस देश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं राष्ट्रवाद का, ये राष्ट्रवाद उस दिन क्यों नहीं दिखा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई? ये राष्ट्रवाद उस दिन क्यों नहीं दिखा कि हमारे सेना के जवान आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं? ये राष्ट्रवाद उस दिन क्यों नहीं दिखता? ये सज्जन धर्मनिरपेक्ष के लोग, ठीक, इनको अब जब इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, ठीक सर, परेशान हो रहे हैं। नावेद शिको के पास जाना मुझे। ठीक है नावेद शिको जी, आप सुन रहे हैं, दोनों पक्षों को आपने सुना और स्मृति ईरानी को भी आपने सुना, अरविंद केजरीवाल को सुना, जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही हैं। क्या माना जाए, सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स के चलते यहाँ पर ईडी को पीछे लगा दिया गया है, या जिस तरीके की बात की जा रही कि 8 साल में 7 बार बुलाया गया है इनको, सत्येंद्र जैन को, और 7 बार में भी कुछ नहीं निकला? जैसा कि अभी अनुज जी भी बोल रहे थे कि कोई साक्ष्य नहीं आया, किसी तरह की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, लेकिन जब इस वक्त हिमाचल का उन्हें चार्ज दे दिया गया, इलेक्शन चार्ज दे दिया गया कि आपके अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा, आप डायरेक्शन दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, दिशा और दशा तय कीजिए, इस समय बीजेपी इन पर डंडा कर रही है, या कह सकते हैं कि शिकंजा कस रही है? देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगी कि जो आपने जहां से अपना सवाल शुरू किया था कि क्या राजनीति हो रही है, तो राजनीति तो होगी। दोनों ही राजनीतिक ग्रुप है, दोनों ही राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, और आप भी राजनीतिक दल है जी। तो राजनीतिक दल है तो राजनीति करेगा ही, और अच्छी राजनीति दोनों करते होंगे तभी दोनों सत्ता में। आप मान के चलो कि आप लगातार दिल्ली में जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिलता रहा, विस्तार हो रहा है आपका, ठीक है, सही बात है आपकी जी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार निरंतर जीत रही है, यानी वो राजनीति अच्छी करती है। बिल्कुल सही। पहली चीज इस बात को तो मानना पड़ेगा कि राजनीति हो रही है, और राजनीति हो रही है इसको दोनों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? सरकार चलाएगा, तभी तो सरकार चलाएगा जब अच्छी राजनीति करेगा। लेकिन इस बात में दम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में हुआ, और उस आंदोलन से आप की
पैदावार हुई, आपका जन्म हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी, उसके ऊपर आरोप लगाएगी, और ये बड़ा मामला है। ईडी की जांच हो रही है उनके एक मंत्री के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल इसलिए उठाएगी क्योंकि ये कहेगी भी, कहना लाजमी भी है कि आपका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आपके मंत्रिमंडल में अगर किसी के ऊपर इतनी गंभीर जांच हो रही है, भले लंबे अरसे से हो रही हो, भले ही आरोप को सिद्ध नहीं हुए हो, लेकिन कहा यह जाता है कि नैतिक कर्तव्य यह होता है कि फिलहाल जब तक जांच का नतीजा सामने नहीं आ रहा, जब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां तक अभी आप पार्टी के प्रवक्ता और हमारे मित्र भी अभी कहा कि वो अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाला है वहां पे वो प्रभारी जैसा बनाए गए हैं, अगर प्रभारी बनाए गए तो उनको उस काम में ही लगा दीजिए और वो बहुत अच्छा वहां पर आपका प्रचार करेगी और पार्टी को जिताने की कोशिश करेगी। फिलहाल उनको मंत्रिमंडल से मंत्री की जो जिम्मेदारी है मंत्री पद की, उससे आप मुक्त कर दीजिए, इस तरीके से और भी अच्छा काम करेंगे। और यही परंपरा होती है, यही तरीका होता है। आपके साथी ने ये बात भी बहुत अच्छी की कि गृह राज्य मंत्री साहब के ऊपर के बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप हुए लगे और इतने गंभीर आरोप कि उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। और गृह राज्य मंत्री साहब ने लगातार अपने बयानों में ये बात कही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, यानी कहीं ना कहीं एरर था। एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं और बड़े आरोप लगने के बाद उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन इसी को कहा है राजनीति कहा जाता है कि हर धर्मिता, जब सत्ता में कोई होता है तो वो हर धर्मिता करने लगता है, नैतिक कर्तव्य वो भूल जाता है। चाहे आपके सत्येंद्र जी हो, चाहे गृह राज्य मंत्री के बेटे हो, दोनों को नैतिक कर्तव्य ये था कि दोनों को इस्तीफा देना चाहिए था। हो सकता है ये बात चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या कोई भी सरकार देश में हो, जो केंद्र सरकार में होता है, इसके बारे में ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं राज्य के क्षेत्रीय दलों के ऊपर दबाव बनाती है। ये कितनी बात सच है या बात सच नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन इस देश की अगर कोई बड़ी एजेंसी है और वो किसी की जांच कर रही है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि वो राजनीति से प्रेरित है, वो दबाना चाहते हैं, वो हर पार्टी में हो, हर सरकार में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। लेकिन अगर आरोप लगे हैं, जांच हो रही है तो कोई बात नहीं। बहुत बड़ा आप परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारे पदाधिकारी है, बहुत सारे विधायक है, किसी और को सेवा का मौका दे दीजिए और ये दिखा दीजिए कि हम ईमानदार हैं, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलिए झूठी ही सही, दबाव में ही सही, दबाव में ही सही, अगर कोई हमारे देश की बड़ी एजेंसी उनकी जांच कर रही है तो फिलहाल हम तब तक इनको उस मंत्री पद से मुक्त करते हैं जब तक दूसरी जिम्मेदारी दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। आपने सुना अनुज जिस तरीके से नावेद शिको जी कह रहे हैं कि ठीक है आप क्योंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आपकी पार्टी की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, आपकी पार्टी अस्तित्व में आई है आम आदमी पार्टी। आप लगातार किसी को कांग्रेस गांधी परिवार ले लीजिए, आप कांग्रेस को घेरते रहे जिस वक्त सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस 2.0 का अगर जिक्र कर लें, मनमोहन सिंह 2.0 का, तब उस वक्त भी आपने बहुत घेरा। वाकई में आप दस्तावेज तक पेश करते थे और लगातार आप जांच की मांग करते थे, एक्शन की बात करते थे, कार्रवाई का जिक्र करते थे। लेकिन सर जब आपके मंत्री पर इतने गंभीर आरोप हों तो ठीक है सर, एक बार हटा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। उल्टा अरविंद केजरीवाल ढाल बन के खड़े हुए, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि बेहद खास है, अभिन्न मित्र हैं और साथ ही साथ उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है सत्येंद्र जैन से, बेहद नजदीक माने जाते हैं। क्या इसलिए कार्रवाई से बच रहे हैं केजरीवाल? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराती चली आई है और जनमानस का और जनता का जैसा मन जीती आई है, उसमें केजरीवाल जी के साथ साथ सत्येंद्र जी का भी बड़ा योगदान रहा है जी, पार्टी को मजबूत करने में। तो जब पार्टी मजबूत होगी तो हम अपने नेताओं को भी मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को नैतिकता के सिद्धांत पर सत्येंद्र जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नैतिकता का सिद्धांत कब और कैसे लागू होना चाहिए? जब कोई जांच कमेटी और कोई नहीं, भारत की बहुत महत्वपूर्ण ईडी, सीबीआई
अगर कोई जांच कर रही है जिसके अधिकारी हम सक्षम मानते हैं और 2016 के पहले के ट्रांजैक्शंस पे अगर अभी तक एक कंक्लूजन नहीं लेके आ पाई, कोर्ट में अपना एफिडेविट नहीं फाइल कर पाई, अपना जवाब नहीं दे पे आई जी, उसी मामले में आप 8 साल बाद आप चाहते हो कि हम कार्रवाई कर दें, जबकि आपकी एजेंसियां आपके इशारे पे काम कर रही हैं। अगर साक्ष्य थे, देखिए ट्रांजैक्शन अगर पूर्व के थे तो वो तो होंगे ना पूर्व में जी, उन पूर्व के ट्रांजैक्शन पर अगर आपको संदेह है तो जो कानून जिस प्रक्रिया से चलता है, अभी एक जवाब उठा कि साहब कहा गया कि इनकम टैक्स लगा दिया जाए और इस मामले को देखा जाए। ये हमारे यहाँ का संविधान कहता है कि जिस बात की पुष्टि इनकम टैक्स नहीं कर सकता, जिस पैसे की पुष्टि नहीं हो पाती कि आपने किसको दिया किसको नहीं दिया, अगर जी मैं फिर कह रहा हूं अगर, तो इनकम टैक्स अधिकारी उस पर इनकम लगा देता है और पेनल्टी लगा देता है। उसके बाद अगर ऑर्डर आपको सही लगता है तो उसकी आप अपील करते हैं, पैसा जमा करते हैं। ये तो कहीं लेकिन अगर लग रहा है कि 16 करोड़ इनके बैंक में आए, इन्होंने यूज किए और ये प्रमाण नहीं दे पा रहे, तो 2016 के मामले में अभी तक पेनल्टी क्यों नहीं लगी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, अगर हमारे घर का कोई भी व्यक्ति बैठा रहे और कभी भी हमारे यहाँ आने वाले को ना टोके और एकदम से वो भौचुक्का हो जाए और सबको चिल्लाने लगे, तो समझ जाइए कि उसको किसी ने इंजेक्शन लगाया है। उसी तरह ईडी और सीबीआई जो निष्क्रिय बैठी हुई थी जांच के मामलों में, और मैं आपको ये उदाहरण दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमको आईना दिखा रही है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने पैसा लेते पकड़े गए, जिनके लोगों का राफेल में नाम आया, भारत माता के साथ ऐसे सौदों में जिनका नाम आया, जिन्होंने ताबूत में घोटाले करे, जिन्होंने मायावती, पीडीपी ऐसे संगठनों से हाथ मिलाए जो लिप्त है भ्रष्टाचार में, जिन्होंने भारत की जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, वो हमको राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो कोसों मील दूर भाग गए महंगाई से, महंगाई पे चर्चा पे जो कोसों मील दूर भाग गए, अब तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, गैस भी सस्ती कर दी सर। आप जी अगर रोज आए दिन पैसा बढ़ा रहे हैं जी और वो बढ़ के 100 रुपए हो गया, हाँ सर, आपने 10 रुपए कम कर दिए जी, तो उसको मल्लम कहेंगे कि नमक छिड़कना कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में सत्ता में आई थी तो यही स्मृति ईरानी जी सिलेंडर ले लेके रोडों में कूद रही थी कि साहब गैस महंगी है, गरीब क्या जलाएगा, गैस महंगी है तो चूल्हा कैसे चलेगा? आज वो ये बात करने के लिए नहीं खड़ी हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए ऐसी घोषणा करते थे, बिजली आई कि नहीं आई ऐसी घोषणा करते थे, सुरक्षा मिली कि नहीं मिली ऐसी घोषणा करते थे। लेकिन आज अगर इनका जवाब होगा तो नहीं में, महंगाई कम हुई नहीं, महिलाओं को सुरक्षा मिली नहीं, बेरोजगारी कम हुई नहीं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कम हुआ नहीं, गरीबों को उनका हक मिला नहीं, कानून क्या गरीबों के लिए कुछ मरहम दे रहा है? नहीं। लेकिन इस पे कोई चर्चा करने वाले नहीं, चर्चा उलझाव की करते हैं। आप इस पे चर्चा करिए। अगर हम देखिए, हमको एक भी प्रमाण ये दे दे, एक भी, किस चीज के प्रमाण? इस बात का ठोस प्रमाण, जहाँ ईडी 8 साल में नहीं दे पाई, अब ईडी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रमाण दे दे कि ये मामले में सत्येंद्र जैन जी का हाथ लिप्त है, तो आप विश्वास मानिए जिस तरह से पंजाब में कार्रवाई हुई, जिस तरह के पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया, उसी तरह 1 सेकंड नहीं लगेगा अरविंद केजरीवाल जी को अपने नैतिक सिद्धांतों में सत्येंद्र जैन जी को हटाने में। अनुज जी, आपको लेकिन मुझे बट्टा लग रहा है कहीं ना कहीं। मुझे देखिए, अगर ये इनके पास क्या है, जिस तरह से एक सिपाही अपनी बंदूक से दूसरे सैनिकों को गिराता है, वैसे ही इनकी बंदूकें हैं, जिसका नाम है सीबीआई, जिसका नाम है ईडी, जिसका नाम है इनकम टैक्स, और ये अपने बंदूकों से अपने विरोधियों को गिराने का काम कर रहे हैं।
अच्छा, विरोधियों को मारने का काम कर रहे हैं। अरे अगर आप बताइए साक्ष्य होते सरकारी एजेंसियों, आप मुझे बताइए आग साल में साक्ष्य नहीं, 2 दिन में हाय हाय तौबा। ये कैसा लोकतंत्र है कि आपकी जांच एजेंसियां कुछ बता नहीं पा रही हैं, जांच एजेंसियां कुछ बोल नहीं पा रही हैं, जांच चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। साहब आप केजरीवाल पे आरोप लगा दिया था उन्होंने, ईडी की छापे केजरीवाल जी क्या हुए, ईडी के छापे आम आदमी पार्टी कार्यालय में हुए, सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन मिला क्या? अगर हम सबको बर्खास्त करते रहते तो इनकी जो इच्छा शक्ति है कि सबको गिरा दीजिए और हम अकेले मैदान में, अगर साक्ष्य दीजिए, बात करिए, तो हम आपके साथ खड़े। अनूप अवस्थी जी, जो सरकारी एजेंसीज है, ईडी है, आईटी है और सीबीआई, इनका दुरुपयोग आप करते हैं, ऐसा अनुज जी कह रहे हैं साफ तौर पर, और 8 साल में कुछ नहीं मिला, आप क्या मिलेगा आपको जांच करा के आगे? प्लीज ऑडियो लेवल दिया जाए, ऑडियो ठीक किया जाए अनूप जी का। हेलो जी अनूप जी, आपकी आवाज आई? आदित्य जी आ रही? आई, बिल्कुल आवाज आई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जो आपका ये डिबेट है, सीधी बात, इसको भाषण का मंच न बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो बातें कही, इन्होंने कहा ईडी बंदूक है, उस बंदूक से लोग गिराए जाते हैं, तो ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स या इस देश की अदालतें, ये भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, और इन्हीं संस्थाओं पर हम किसी भी क्राइम को ले जाते हैं, मर्डर हुआ हो, भ्रष्टाचार हुआ हो, उत्पीड़न हुआ हो, हमारे पास एक संवैधानिक व्यवस्था है, और उस संवैधानिक व्यवस्था में ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब 8 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब भी किसी के खिलाफ जांच चलती है, तो जांच जब अगर बंद नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है वो प्रोसेस पे है, और जो चीज प्रोसेस पे है, ऐसे इस देश में तमाम मामले हैं जिनमें आज भी जांच चल रही है, सन 2005 से लेकर आज तक। समय समय पर उन पे जब कंक्लूजन एकत्र होता है, जब क्लू एकत्र होता है, तो उससे संबंधित आरोपित सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, या भारत के संवैधानिक संस्थाएं, कोर्ट हो, उसमें बुलाया जाता है। जमानत मिलती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपराधी को बरी कर दिया गया। और अभी ये कह रहे थे कि आपने अरविंद केजरीवाल पर इनकम टैक्स का छापा डलवाया, आपने अनेक लोगों पर छापा डलवाया, तो आखिर वो छापे क्यों पड़े? आग जहां धुआं हो गया वहीं पर आग लगी होगी, और ये कोई पहली बार इस देश में नहीं हो रहा है आदित्य जी। और ये बात को घुमाने का काम जिस अनूप जी, मैं कहना चाहूंगा, छापों में सीबीआई और ईडी ने कहा कि 1 रुपए का भी ठीक है कोई मामला केजरीवाल जी पर और मनीष सिसोदिया पे नहीं बनता है। ठीक है, ये प्रमाण दिया, ये प्रमाण दिया। अनुज जी बात पूरी करने दीजिए। मेरे बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तो जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब 2016 में ये अधिकार है कि इनकम टैक्स ले लिया जाता है, जो प्रॉपर्टी या जो पैसा पता नहीं होता। पीयूष जैन के खिलाफ करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई, और कोर्ट में आज भी पीयूष जैन ये कह रहा है कि हमारा इनकम टैक्स ले लीजिए, हमारी टैक्स ले लीजिए जितना मन हो। तो क्या इनकम टैक्स उनको टैक्स लेकर उनके अपराधों को क्षमा कर दे? जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या उसको नकार दे जो सत्येंद्र जैन जी ने की? या 200 बीघा जो जमीन खरीदी, उस पैसे का जो इस्तेमाल हुआ, और 4 जो कंपनियां बनाई, और आज जो स्मृति ईरानी जी ने इन पे 10 आरोप लगाए हैं,
अगर इनमें थोड़ा भी नैतिक साहस है जी, तो 10 आरोपों का जवाब जनता के सामने दे दें। अभी सिकोर जी कह रहे थे कि नैतिकता की बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इन्होंने बंगारू लक्ष्मण की बात करी। बंगारू लक्ष्मण पर अध्यक्ष पद से हटाकर उनके खिलाफ जांच चली थी। इन्होंने कहा भाजपा कार्रवाई नहीं करती, अडवाणी जी पर एक आरोप लगा था सिर्फ, और उस आरोप में अडवाणी जी बनी हुए थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया था जी। ये नैतिकता, जिस नैतिकता को लेकर ये पार्टी बनाए जी, जिस अन्ना हजारे को आदर्श मानकर जी इन्होंने पार्टी बनाई, हाँ, जिस भ्रष्टाचार को लेकर ये आगे आए, ये किस तरीके से अन्ना हजारे जी की छाती पर चढ़कर और जो लोग इस भरे मंच में कहते थे कि नहीं जी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा जी, और जो मैंने पंजाब वाली बात की है ये भी एक दिन आदित्य जी प्रमाणित होगा। और केजरीवाल जी के क्या संबंध है सत्येंद्र जैन से, ये डर इस बात का है कि जो 4 कंपनियां हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी की संलिप्तता न पाई जाए, ये कारण है। ये क्या कारण है कि आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, आप भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आज आप ढाल बनकर खड़े हुए। आप पे अगर नैतिक साहस है और आप कहते हैं हिमाचल में चुनाव, तो क्या आप ये तय कर चुके हैं कि आप आज जीतने जा रहे हैं जी? आप तो बनारस में भी जीतने आए थे, आपकी क्या कथा हुई बनारस में? तो ये सब बातें जनता को बरगलाना बंद करिए। ठीक, अगर वाकई में ठीक है अनूप जी, आप ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, हाँ, और देश में संदेश देना चाहते हैं, ठीक है अनूप जी, हाँ, तो भ्रष्टाचार से भागिए मत, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अनूप जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, आपने पहले कह दिया कि मतलब इसको भाषण का मंच मत बनाइए। आपने इतनी देर बोला, मैं यही देख रहा था कि आप कब रुकेंगे। अगर हम आपको पूरा मौका नहीं देते हैं तो हम दोषी हो जाते हैं, यहाँ पे पार्शियल हो जाते हैं। कई बार आरोप लगता है ऐसा। पॉइंट टू पॉइंट नहीं, देखिए जब कोई बात करता है तो आदित्य जी सुन लीजिए, आदित्य प्लीज एक मिनट सुन लीजिए जी। इससे पहले भी डिबेट में मैंने कई बार इस बात को पॉइंट किया है। सर अगर हम आपको मौका टाइम नहीं देंगे ना तो आप हम पर इल्जाम लगाते हैं सर कि हम पार्शियल हैं सर, पक्षपात कर रहे हैं, हम आपको कम टाइम दे रहे हैं सर, इसलिए मैं आपको सबका ध्यान नहीं सर, इल्जाम नहीं लगाया आपने, लेकिन सर हमें टाइम देना पड़ता है। क्या करें, हमारे आप हमारे गेस्ट हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं प्रमुखता से, तो हम आपको टाइम तो देंगे ही सर। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक सर, नहीं करता कोई दूसरा बोलता ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। नावेद चिको जी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। नावेद जी, क्या आपको लगता है कि जब भी केंद्र में सरकारें आती हैं, किसकी भी बनी हो, कांग्रेस रही हो, अब बीजेपी है, तो क्या सरकारी एजेंसियों का वाकई में दुरुपयोग होता है? कितना आप इससे सहमत हैं? आरोप तो लगते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी सरकार रही हो, केंद्र में कोई भी ताकतवर सरकार रही हो, जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह साथ हम हमेशा इस बात का आरोप लगाते थे कि कांग्रेस हमारे ऊपर एजेंसियों के जरिए दबाव बनाती है। बहन मायावती पे भी इस तरह के आरोप कई बार लगाए, कांग्रेस पर भी और भाजपा पे भी इस तरह के आरोप लगाए। अब इसमें सच्चाई क्या है, इसके साथ पे न कर सकता है, न करना चाहिए है। तो देश की एजेंसियां उस पर विश्वास करना चाहिए अगर हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन इस वक्त आपने बात कही, हमारे दोनों भाई जो है, जो हमारे मित्र हैं, और आप और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, बहुत परिपक्व और बहुत काबिल हैं, भाषण भी अच्छा देते हैं और अपनी पार्टी का पक्ष भी बहुत जबरदस्त तरीके से रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। और एक एक सवाल का जवाब देने का तो समय नहीं मिला, लेकिन मैं आपकी बात रखना चाहूंगा कि एजेंसी की बात निकली। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनके सामने एक बात रखने का मन कर रहा है कि ये बात हम या पूरा देश मान लेता है कि कोई भी देश की एजेंसी जो है वो किसी राजनीतिक दबाव में इस तरह का एक्शन नहीं करती है। लेकिन एक बात मन में आती है और मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे आम नागरिकों में आती होगी कि भाजपा एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है
बहुत राज्यों में इसकी सरकारें हैं, केंद्र में लंबे अरसे से सरकार है। आप बताइए, इतना बड़ा परिवार, इतने विधायक, इतने सांसद, इतने पदाधिकारी का सब दूध के धुले हैं। कभी किसी जांच एजेंसी ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह की कोई जांच सख्ती से की है? शक तो होता है थोड़ा बहुत। यही कांग्रेस में भी था, तो भारतीय जनता पार्टी में एक ये चीज। और दूसरा हमारे आपके साथी है, मतलब आधा मिनट से आपकी बात कर लूंगा। आपके साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात हो रही थी, उन्होंने कहा पंजाब में जिस तरीके से मंत्री जी को इन्होंने आरोपी मान लिया और उनको स्वीकार कर लिया, इन्होंने भी स्वीकार किया। हाँ, अब आप ये बताइए, थोड़ा सा वो आप पार्टी जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, इस बात से पूछ सकते, और वहां से जंग हुआ, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती नहीं है आपके जीनियस कहे जाते हैं केजरीवाल साहब, अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल करने करते हैं? अंधे होते हैं क्या? उनको दिखाई नहीं देता? उनकी फर्क के सामने सवाल उठता है ना, उनको टिकट देते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, फिर मंत्री बना देते हैं। यानी उनके चयन में का एरर तो सामने आ रहा है। यानी जो पारदर्शिता की बात करते हैं, जो ये बात पार्टी करती है कि हम भ्रष्टाचारी के 10 नग से वाकिफ हैं, वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक का टिकट देते हैं, जो अंदर से इतना काला होता है। तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी जी ने एक बात कहा था, सत्ता जहर है। सत्ता जहरी होती है। आप जिस तरीके से अपना दायरा बढ़ा रही हो, पंजाब में भी उसकी सरकार बनाई, अन्य राज्यों में भी ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं ना, तो सारी कलई खुल जाती है। जी ठीक है नावेद जी। अनुज जी, ठीक है, जैसा भी आपने सुना, नावेद जी भी कह रहे हैं कि हाँ, आप पहले नहीं देखते हैं कि जब आप टिकट दे रहे हैं, टिकट वितरण कर रहे हैं, उसके बाद वो विधायक चुनकर आ जाते हैं, फिर आप उन्हें मंत्री पद दे देते हैं और अचानक से आपको मालूम चलता है भ्रष्टाचारी है। सर, पहले से आपको नहीं दिखता, मतलब पहले से आप क्या अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और ऐसा बाद में नजर आता है? लेकिन अगर सर आप आरोप लगाते हैं गृह राज्य मंत्री पर लखीमपुर की घटना को लेकर के, तो अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे सर, तो क्या आप भी कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, मैंने आपसे इस बारे में हम लोग पूर्व में ही बात कर चुके हैं। जो अभी हमारे नावेद भाई ने एक बात कही, बहुत जायज थी कि क्या लेने के पहले आप इस बात की जांच नहीं करते कि वो लेने के काबिल है कि नहीं? हम लोग बिल्कुल जांच करते हैं। हम लोग अपने पैरामीटर्स बना के रखे हैं जी, उन पे अगर वो खरा उतरता है तभी उसको टिकट दिया जाता है, तभी उसको मंत्री मंडल में लिया जाता है, अन्यथा नहीं लिया जाता है। लेकिन आज आप देखते होंगे कि एक माँ से पैदा हुए दो भाई दो चरित्र के हो जाते हैं, उनमें अलगाव हो जाता है, क्योंकि कोई किसी के मन के अंदर नहीं है। जैसे ही हमको मालूम पड़ता है कि ये गलत चुनाव हो गया हमसे, ये गलत आदमी हमारे बीच में आ गया, तो हम उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे सर, उनकी क्या गलती थी सर? उनको वो लालच में थे। किस चीज की लालच? उनको लालच, आपको जग जाहिर है। जब हमको ये एहसास हो गया कि राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते, ये राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते, ये देश की बात नहीं करना चाहते, ये गरीब की बात नहीं करना चाहते, ये महिलाओं की बात नहीं करना चाहते, सर, उनका नाम किसान नेता है सर, यादव है, योगेंद्र यादव। देखिए, जो भी लालच में होगा जी, जो भी स्वार्थ में होगा, जो भी अहंकार में होगा, उसका आम आदमी पार्टी में जगह नहीं होगी। आम आदमी पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है। अच्छा। और भ्रष्टाचार पर एक भी मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी कहा जी, एक चीज की लिमिट होती है। आपके पास जब कोई व्यक्ति, हमारे पास कोई मुर्दा होता है, तो उसको अगले 24 घंटे में हम लोग सोचते हैं इसका दाह संस्कार कर दें। क्यों? क्योंकि बदबू आने लगती है। 24 घंटे बहुत होते हैं। वैसे ही अगर 8 साल में एक जांच एजेंसी जिसमें काबिल लोग हैं, जांच करके दे नहीं पा रही है, आरोप तय नहीं कर पा रही है, पेनल्टी लगा नहीं पा रही है, 2010 के मामलों से 16 का मामला, 16 से एफआईआर और कोर्ट तक का मामले में एक भी साक्ष्य नहीं दे पा रही है,
उनकी बंदूकों के इशारों पर आप सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी को, अपने संगठन को निस्त नाबूद कर देंगे? केजरीवाल जी पे आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा तो आप ये कह रहे हैं, मैं एक आपको बात बताना बता दीजिए कि आरोप निराधार है, सीधी सी बात है, ये जांच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, जांच से एक बात बताइए, हाँ। आम आदमी पार्टी ने कभी जांच को रोका? अभी ईडी ने उनको बुलाया, क्या आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया? अभी ईडी ने वाड्रा साहब पे सर जब आरोप लगाते हैं ना तो बहुत बड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, मांगा, तो जेल में डालिए, हम जेल में डालेंगे, जितने बार बुलाया, आम आदमी पार्टी ने कभी विरोध किया? आप मुझे बताइए, एक बार विरोध का जिक्र बता दिए कि ईडी के बुलाने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, सीबीआई के बाद बुलाने पर विरोध किया। आप बुलाइए, आप जांच करिए, आप जांच करते रहिए, लेकिन सक्षम अधिकारी होने के नाते, सक्षम पदाधिकारी होने के नाते ये तो बताइए कि आरोप क्या है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करती है। अच्छा। और वो आरोप लगाते हैं जिन्होंने रामलला की जमीन पे घोटाला कर दिया, वो आरोप लगाते हैं। हाँ। जो राफेल जैसी चीजों पे घोटाला करते हैं, वो आरोप क्या लगाएंगे जो महंगाई पे बात नहीं कर सकते, जो महंगाई बट कम हुई या नहीं हुई इस पे चर्चा करते हुए आ गए, लेकिन वो स्मृति ईरानी जी आरोप लगाएंगी जो सिलेंडर लेके रोड पे आरोप करती है। सारी ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, भी तो बात करिए। ठीक है अनुज जी, ये भारतीय जनता पार्टी इस पे बात का नाम लिया ना सर, आशुतोष भी एक थे उसमें और एक योगेंद्र यादव सर। मैंने आपसे सर बात कर रहा हूँ, प्रशांत भूषण जी हो, हाँ, और कोई भी हो, मैंने आपसे फिर कहा, सबकी लालच में, स्वार्थ में और देश को बौना रखकर अपने स्वार्थ को ऊपर रखने के लोग, मंशा वाले लोग, आम आदमी पार्टी में जगह नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अगर कोई भी लालची व्यक्ति होगा उसको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सर एक बार फिर से सोचिएगा कि कार्रवाई शायद अब तक हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी की छवि बहुत अच्छी है और दिल्ली में आपने दोबारा सरकार नहीं बल्कि यूं कही कि तिबारा सरकार बनाई, क्योंकि एक दिन 49 दिन की चली। मैं इतना बड़ा तो कार्यकर्ता नहीं हूं कि कोई वक्तव्य नहीं सर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप एक भी साक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी के लोग लाके दे दें तो मैं खुद इस बात के लिए केजरीवाल जी के पास जाऊंगा, इस बात को रखूंगा कि इस पे कार्रवाई करिए, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। ठीक सर, जांच एजेंसी जांच ही कर रही है। और स्मृति ईरानी जी का नवा आरोप आपने पढ़ा होगा, नवा आरोप उन्होंने लगाया कि ईडी द्वारा दाखिल एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं सत्येंद्र जी, मुख्य आरोपी बनाए गए, आरोप तय नहीं हुए और उनमें जो कि 2016 से चल रहे हैं। ठीक सर, आप बात को समझिए, इस गंभीरता को समझिए। चुनाव आते ही इनको ये समझ में आ जाता है कि आम आदमी पार्टी इनका प्रतिद्वंदी है। आम आदमी पार्टी महंगाई पे बात करने वाली पार्टी है, महिला सुरक्षा पे बात करने वाली पार्टी है, गरीबों की बात करने वाली पार्टी है, लेकिन ये भागने की बात करते हैं, ये निकलने की बात करते हैं, नीति अपनाए भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे। ठीक है सर, ठीक है अनुज जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था ना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े रहे, नावेद शिको जी आपका भी शुक्रिया, अनुज जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए जीएमडी न्यूज पर। तो कुल मिलाकर के सीधा सवाल में हमने जिस तरीके से चर्चा की, सत्येंद्र जैन का जिक्र कर रहे थे कि 10 सवाल उन्होंने पूछे हैं और साफ तौर पे जो अरविंद केजरीवाल है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार का ही जिक्र करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके ही ये पार्टी बनी। तो इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग विपक्ष जरूर कर रहा है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जीएमडी न्यूज। मैं कहती हूं महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News